वीडियो में आपके लिए है योगाभ्यासों की अध्यापन विधियों का पार्ट 2, यूनिट 9 का पार्ट 2। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लास्ट एग्ज़ाम में भी इस टॉपिक में से 6 क्वेश्चंस आए थे। इस टॉपिक को अगर आप पक्का कर लेते हैं तो फुल मार्क्स कंफर्म है। और पार्ट 1 को आपने देख लिया होगा, सुन लिया होगा, और आपने अपने शॉर्ट नोट्स यदि अगर नहीं बनाए हैं तो बना लीजिए, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। इसको आप लास्ट मोमेंट में कैसे पूरे कोई रिवाइज़ करना मुश्किल होता है, तो शॉर्ट नोट से इजी हो जाता है। ओके, ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है इस टॉपिक का, अध्यापन विधियों के स्रोत। इसमें से भी क्वेश्चन आता है। जो ये सिद्धांत बताए गए उसमें से कौन सा सिद्धांत है और कौन सा नहीं है, इस तरीके का क्वेश्चन आया हुआ है। और शैक्षणिक सिद्धांत में से अंदर से भी क्वेश्चन आया हुआ है, और यौगिक सिद्धांत में से भी। तो इनको हम अंदर के पॉइंट्स भी देख लेते हैं। यौगिक सिद्धांत, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, शरीर संरचना एवं शरीर क्रियात्मक सिद्धांत, शैक्षणिक सिद्धांत, समाज वैज्ञानिक सिद्धांत। इनमें ज़्यादा हम पॉइंट्स में जो है हेर फेर नहीं कर सकते वर्ड्स के अंदर, क्योंकि एज इट इज़ आता है और एसेसन और रीज़न में भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो फर्स्ट है यौगिक सिद्धांत। इसमें बताए गए जो पॉइंट्स हैं वो हैं: यौगिक अभ्यास व्यायाम नहीं है, यौगिक अभ्यासों की प्रकृति विविधता युक्त है और डिफरेंट मैकेनिज्म प्रयुक्त है। आसन महत्वपूर्ण सुपरिचित स्थिर खिंचाव युक्त क्रियाएं हैं। प्रावस्था तंत्र की अपेक्षा तान तंत्र को प्रभावित करता है। श्रम रहित प्रयास और अधिक से अधिक शिथिलतापूर्वक आसन की अंतिम स्थिति में रहना। प्राणायाम ऑक्सीजन ग्रहण को बढ़ाने वाले तथा शारीरिक शिक्षा के साहित्य में कम महत्व के माने जाते हैं। यौगिक अभ्यास अपनी क्षमता के अनुसार करने के लिए बोला गया। अनावश्यक थकान नहीं, यदि है तो शवासन करना। यौगिक अभ्यासों से मन की शांति प्राप्त होती है। यौगिक अभ्यासचर्या मनोकायिक शिथिलीकरण से प्रारंभ या फिर प्रेयर से प्रारंभ करने के लिए बताया गया। नेक्स्ट, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत यानी साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। सीखने में रुचि होनी चाहिए। स्टूडेंट की रुचि होगी तभी वह सीख पाएगा, अन्यथा वह नहीं सीख पाएगा। सीखने के लिए क्रिया आवश्यक है। सुनना और देखने से नहीं सीखा जा सकता, उसके लिए एक्शन जरूरी है। जटिल गत्यात्मक कौशलों के लिए निर्दोष अभ्यास की पुनरावृत्ति आवश्यक है। उचित तंत्रिका पेशे यानी न्यूरोमस्कुलर समन्वय स्थापित होना। सीखना प्रभावी होने के लिए सीखी जाने वाली सामग्री सीखने वाले के अनुभव क्षेत्र और क्षमता की विस्तार सीमा में होनी चाहिए। सीखना अत्यंत वैयक्तिक होता है और इसका परिणाम प्रगामी प्रोग्रेसिव आचरण परिवर्तन में होता है। यानी हम जो सीखते हैं वो पर्सनल होता है, उसका जो रिजल्ट है वो हमारे आचरण में, हमारे व्यवहार में होता है। सीखने की योग्यता छात्र की जन्मजात क्षमता और पूर्वानुभव पर निर्भर करती है। यदि वह फ्रेश है, नया है, बिगिनर है तो कम सीखेगा। यदि अगर वो पहले से सीखा हुआ है तो वो ज़्यादा सीख पाएगा, अनुभव है तो। और सीखने के पूर्व, नेक्स्ट पॉइंट, सीखने के पूर्व बौद्धिक आकलन हो जाए तो गतिज कौशलों को सीखने में शीघ्रता आएगी। ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस जल्दी से सीख पाते हैं। और regular practice of an activity resulting in pleasure and satisfaction contributes to the most effective learning। और ओकेजनली जो है बीच में शॉर्ट पीरियड में रेस्ट कर लेना, ताकि प्रैक्टिस जो है आपकी ज़्यादा अच्छी, प्रैक्टिस से आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिले। और ये जब हम मोटर स्किल यानी गतिज कौशलों का जब अभ्यास करते हैं तो उसमें बेटर रिजल्ट मिलता है अगर बीच में रेस्ट कर लिया जाए। और यदि अगर जैसे ब्रीफ रेस्ट करते हैं थकान को दूर करने के लिए, तो मसल्स है वो आपकी ज़्यादा अच्छे से कार्य करती है, मसल्स की डेफिशिएंसी नहीं गिरती है। नेक्स्ट है शरीर संरचना एवं शरीर क्रियात्मक सिद्धांत।
आयु और लिंग दो महत्वपूर्ण घटक है। पुरुष और स्त्री में शरीर की संरचना की दृष्टि से भेद होता है। यदि अगर फैट ज़्यादा होगा बॉडी में तो उसकी मसल्स की एफिशिएंसी कम होगी। यदि फैट यानी वसा कम है तो मसल्स जो है वो बिल्डअप यानी पेशीय बल ज़्यादा होगा। और वुमन के जो एब्डोमिनल ऑर्गन्स हैं वो ज़्यादा फॉर्मली सिचुएटेड नहीं होते। इसके कारण होता है कि जो एब्डोमिनल टोन उस वक्त लूज़ हो जाती है जब चाइल्ड बर्थ होता है या फिर मिस कैरेज हो जाए, अदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की अगर कोई प्रॉब्लम हो तो। और स्टैटिक स्ट्रेचिंग्स ऑफ मसल्स contributes to the proper development of muscle tone. और abdominal muscles play an important role in holding the abdominal viscera in place. और muscles efficiency is lost during long period of inactivity. यदि अगर लंबे समय तक कोई एक्टिविटी नहीं की जाती है तो उसकी एफिशिएंसी गिर जाती है। और फटीग को रिमूव करने के लिए बीच में पूरी बॉडी का क्या करना चाहिए, शिथिलीकरण आवश्यक है। और जो शरीर का संतुलन बनाने के लिए शरीर का संतुलन बनाए रखने में जो इसका मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, इसका मतलब है पेशीय समन्वय और कर्णों में स्थित अर्धचंद्राकार नलिकाओं का स्वस्थ कार्य और नेत्र, और इसके अलावा कहा गया कि जो रिसेप्टर इन द स्किन यानी त्वचागत संग्राहक, पेशीगत नाड़ियाग्रोह और संधियों के लपेटे हुए स्नायु सहायक होते हैं। मिनिमम एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी इज द क्राइटेरियन ऑफ सिंप्लिसिटी एंड एफिशिएंसी इन एनी एक्टिविटी, यानी प्रबल शारीरिक गतियों में अधिक ऊर्जा लगती है, जबकि जो स्थिर यानी जिसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए एक ही क्रिया में रहते हैं तो उसमें स्थिर क्रियाओं में कम ऊर्जा लगती है। The theory and practice of warming up needs consideration when one engages in vigorous, जब कोई आप विग्रस एक्टिविटी करते हैं या डायनामिक गतिशील या जर्की जो मूवमेंट करते हैं तो उसके पहले क्या वार्मिंग अप इज़ नेसेसरी। और इट इज़ नॉट रेलिवेंट इन स्टैटिक एक्टिविटी, स्टैटिक में ये रेलिवेंट नहीं है। और कुछ पॉइंट्स जो है जिनका मैंने यहाँ पर टेबल के तौर पर उनको एक्सप्लेन कर दिया है। पेशियों का भार पूरे संपूर्ण भार का कितना परसेंट है, मेल में कितना है और फीमेल में कितना है, तो ये इजी हो जाता है इसको याद करना। 41.8% है मेल में जो मसल्स का जो वेट है, और फीमेल में है 30.8%। और लंबोसेक्रल एंगल मेल में ज़्यादा है 133 डिग्री, और एंगल कम है मेल में, और फीमेल में ज़्यादा है 138 डिग्री कटित्रिक कोण। और फैटी टिश्यू जो है फीमेल के कंपैरिजन में मेल में कम है, 18.2% ऑफ द बॉडी वेट एंड 28.2% ओनली इन द, जो कि ज़्यादा है मेल की अपेक्षा। एंड गुरुत्वाकर्षण पुरुष में जो है वो अधिक होता है और महिलाओं में कम होता है। और महिलाओं की जो एब्डोमिनल वॉल है वो वीकर होती है, और जो उनका कटी प्रदेश और वक्ष प्रदेश है वो छोटा होता है, और वो वीक और छोटा होने के कारण इसमें स्त्रियों में क्या होता है, लॉर्डोसिस अग्रकुब्जता की समस्या अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट सिद्धांत है शैक्षणिक सिद्धांत, जो कि इम्पॉर्टेंट है, एजुकेशनल प्रिंसिपल। अधिगम अर्थात सीखना आवश्यक संग्राहकों द्वारा प्राप्त प्रभावों पर निर्भर करता है। सीखते समय अधिक से अधिक ज्ञानेंद्रियों का सहयोग लिया जाना चाहिए। जब हम ज़्यादा चीज़ों को इन्वॉल्व करते हैं हमारे सेंसेस को, तो हम ज़्यादा जल्दी से और आसानी से सीख पाते हैं और रिटेन भी ज़्यादा समय तक रह पाती है। प्रारंभिक अवस्थाओं में पुनः पुनः अभ्यास द्वारा
आवश्यक है, यानी कि आप जब बार बार अभ्यास करते हैं तो इजी हो जाता है लर्न करना से। अभ्यास हेतु पर्याप्त समय देना, एक बार जब उसे सीख लिया जाए तो उसका प्रैक्टिस आवश्यक है। सीखने में प्रगमन का सिद्धांत परमावश्यक है। वो प्रगमन का सिद्धांत क्या है, इस पर क्वेश्चन आता है। जो प्रगमन का सिद्धांत है सिखाया गया सरल से जटिल, यानी पहले सरल चीज़ें सीखी जाए। जैसे हम कहते हैं कि भाई पहले जोड़ बाकी गुणा भाग सीख ली जाए, फिर जो कठिन हार्ड चीज़ें उसे सीखा जाए। या फिर हम कहें कि भाई हमने आसन सीखना है तो हम जो सिंपल आसन है वो पहले सीखें, फिर कठिन वाले आसन की ओर जाएं। और ज्ञात अज्ञात, यानी जो चीज़ें हम जानते हैं उससे पहले और फिर अज्ञात की ओर जाना। और यह सिद्धांत एक ठोस तंत्रिका पेशे यानी न्यूरोमस्कुलर आधार पर टिका है। और सीखने की प्रभावी क्रिया, तो इसके अंदर 3 विधियाँ बताई गई हैं। पूर्ण विधि, होल मेथड इज फॉर द मैच्योर लर्नर। एंड अंश विधि यानी पार्ट मेथड फॉर इमेच्योर स्टूडेंट, जैसे कि सरल से जटिल की ओर जाना। और प्रगामी अंश विधि जिसको संयुक्त विधि यानी पूर्ण प्लस अंश विधि का संयोजन या पुनरावृत्ति अंश विधि या निरंतर अंश विधि भी कहते हैं। इसमें कैसे करना है, इसका मेथड है कि भाई वस्तु का जब कोई एक, या फिर जैसे हम आसन का एक भाग हमने सीख लिया और फिर दूसरा अंश हमने सीखा, फिर दोनों को एक साथ किया और फिर तीसरा अंश सीख करके और सारा एक साथ किया। जैसे हम कह सकते हैं कि भाई हमने जो पवन मुक्तासन किया तो हमने पहले एक पैर से किया, फिर दूसरे पैर से किया, फिर दोनों पैर से हमने एक साथ किया और फिर हमने सिर भी उठाया साथ में। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। छात्र को प्रेरित किया जाना आवश्यक है और ये अध्यापक के लिए ज़रूरी है कि वो छात्र को प्रेरित करे और अध्यापक की छात्र के प्रति अभिरुचि हो और अभिवृत्ति सीखने में आवश्यक योगदान देती है। सकारात्मक सुझावों द्वारा ही अशुद्धियाँ सुधारना अच्छा होता है स्टूडेंट को मोटिवेट करने के लिए। एंड क्रिया के आदर्श प्रदर्शन की तत्काल बाद छात्र को अभ्यास का अवसर दिया जाए और छात्र को प्रश्न पूछने हेतु प्रेरित करना और मामूली यदि कोई प्रश्न पूछ ले तो उसका मजाक नहीं उड़ाना। नेक्स्ट प्रिंसिपल है समाज वैज्ञानिक सिद्धांत, सोशियोलॉजिकल प्रिंसिपल। और उपयोगिता मूल्य, यूटिलिटी वैल्यू, यानी जो भी यौगिक अभ्यास किया जाए उसका एक्चुअल में प्रैक्टिकल यूज़ हो, स्वास्थ्य की रक्षा हो उसमें और शारीरिक स्वस्थता फिटनेस हो मिलती हो, जीवन में सुख प्रदान करने वाले होते हैं। तो इसके लिए कहा गया कि जो इमीडिएट प्रैक्टिकल यूज़ फॉर a person of any age, sex in maintaining good health, physical fitness together with happiness in life, सेम चीज़ यहाँ पर इंग्लिश में लिखी हुई। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट है कक्षा प्रबंधन। तो इसमें कक्षा का प्रबंधन कैसे किया जाए उसके बारे में है। योग के छात्र या सहभागियों को निम्नलिखित वर्गों में बांटा जा सकता है। इनको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। इसमें सबसे पहले कहा कि जो प्रारंभिक बिगिनर ग्रुप है, यानी कि जो फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं उनके लिए एक अलग ग्रुप हो, योग का परिचय किया जाए इसमें। और जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस है उनके लिए अनुभवी व प्रगत ग्रुप होता है, जो पहले से सीख चुके हैं और जो आगे एडवांस में जानना चाहते हैं या इन डेप्थ में जानना चाहते हैं। और विद्यालय के छात्र जो स्कूल के स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी 6 से 18 साल की उम्र के बच्चों का एक अलग ग्रुप होना और विशेष ध्यान दिए जाने वाले योग्य से उनका एक अलग से ग्रुप, स्पेशल अटेंशन जिसमें देना हो, लिंग के अनुसार हो या उनकी कोई पर्टिकुलर अवस्था के आधार पर या उनका जो अपंगत्व वैयक्तिक स्वास्थ्य के आधार पर उनका ग्रुप बनाया जाए। तो ये इस तरीके से वर्गों में बांटा जा सकता है। और कुछ ऐसी समस्याएं भी आती है क्लास लेते समय। समस्यात्मक छात्रों की अवस्था, डीलिंग विद डिफ़िकल्ट स्टूडेंट्स। कई बार जो स्टूडेंट है कक्षा में बाधा डालते हैं
और तो उस वक्त क्या करना चाहिए, पढ़ाई को कुछ क्षणों के लिए रोककर उनका ध्यान अध्यापक की ओर अपनी ओर खींचना चाहिए। यदि अगर वो ऐसा करने पर भी यदि अगर नहीं मानते, चेतावनी देने पर भी छात्र यदि बाधा डालते हैं, तो उन्हें कुछ समय के लिए क्लास से बाहर निकाल देना चाहिए, लेकिन उन्हें वापस शीघ्र क्लास में बुला लेना चाहिए। इसमें से भी क्वेश्चन आया हुआ है। और छात्रों से मित्रता तो रखें, परंतु उसे अपना सम्मान बनाए रखने के हुए एक सामाजिक अंतर रखना आवश्यक है। ध्यान रखें कि आप छात्रों के अध्यापक हैं और किसी छात्र के प्रति मन मुटाव बनाने से बचें। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है बैठने की व्यवस्था, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें से अक्सर क्वेश्चन आ ही जाता है। ओके, सो बैठने की अवस्था के अंदर बताया गया कि भाई जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जब क्लास ली जाती है, तो उसमें जो सिटिंग अरेंजमेंट है, या तो उनमें पंक्तियों में हो, रो लाइंस, और अर्धचंद्राकार हो सकता है, या छोटे गोले में हो सकता है, रोज में हो सकता है, और हर छात्र के लिए लगभग इतना 40 वर्ग फीट का स्थान हो, 40 स्क्वायर फीट का, और भूमि पर दरी बिछी हुई हो, और भूमि स्वच्छ हो, चटाई या पट्टी हो, और उसके ऊपर जो है दरी या पट्टी पर 3/6 फीट का स्वच्छ कपड़ा बिछा हुआ हो। ये सारी चीज़ें हमको बाय हार्ट रखनी है। और टीचर की जो सीट है वो इस तरीके से होनी चाहिए कि वो सारे स्टूडेंट्स को विजिबल हो। और यदि अगर लार्ज ग्रुप है तो एक प्लेटफॉर्म आवश्यक है टीचर को लिखने के लिए, टीचर ताकि लिख सकें। और स्मॉल ग्रुप के लिए सेमी सर्कल इज़ मोर सूटेबल। और जब समूह बड़ा हो तो रो कॉलम, और मंच पर अध्यापक हो। When platform is used, a revolving one is ideal, and छोटे समूह के लिए अर्धचंद्राकार। और हॉल और रूम जहाँ पर क्लास कंडक्ट की जाती हो वो वेंटिलेटेड हो और वेल लिट हो, यानी सुप्रकाशित हो। प्रैक्टिस रूम और हॉल शुड बी एज क्वाइट एज पॉसिबल, यानी शांत वातावरण हो। एंड फ्री फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस, किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो। और निर्देशन नेक्स्ट पॉइंट, जिसमें इंस्ट्रक्शन किस तरह से दिए जाने चाहिए उसके बारे में बताया गया है। एक टीचर कैसे इंस्ट्रक्शन दे। निर्देशन कार्य को इस प्रकार बांटा जा सकता है: अभ्यास के पहले मौखिक रूप में, और अभ्यास करते समय वैयक्तिक और समूह को, और अभ्यास की समाप्ति पर सूचना या दोष निवारण के रूप में। तो जो गाइडलाइंस दी गई है वो ये हैं। छात्रों को जो है अपनी ओर ध्यान आकर्षित करते हुए उनको इंस्ट्रक्शन दिए जाएं। और जब कोई लंबा एक्सप्लेनेशन हो तो क्लास को बैठा करके और फिर उसके टीचर के पास में हो, इस तरीके से इंस्ट्रक्शन दिए जाए या एक्सप्लेन किया जाए। और जो भी इंस्ट्रक्शन दिए जाए वो संक्षिप्त हो, स्पष्ट हो और मंद गति से हो। और इंस्ट्रक्शन शुड बी गिवन फॉर ओनली वन थिंग एट अ टाइम, यानी एक समय पर एक ही इंस्ट्रक्शन दिया जाए ताकि बच्चे आसानी से उसे समझ सकें। एंड ट्राई टू यूज़ डिफरेंट वर्ड्स, यानी कि अलग अलग वर्ड्स यूज़ करना, और एक्सप्रेशन टू कैच द अटेंशन ऑफ द स्टूडेंट, ताकि वो एक बच्चों का जो एक्सप्रेशन है वो कैच कर पाए। और यदि अगर बच्चे फर्स्ट टाइम में अगर नहीं समझे तो डिफरेंट शब्दों का यूज़ करते हुए पुनः इंस्ट्रक्शन दिया जाए। और जो भी टेक्निक समझाई जाए या जो प्रोसीजर है, जो क्रिया है, वो एकदम स्पष्ट हो ताकि बच्चे उसको अभ्यास के पूर्व से समझ पाएँ और द्रव्य श्रव्य साधन का यूज़ करें। चर्चा विमर्श, छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करें। छोटे प्रश्न पूछने पर हतोत्साहित न करें। सभी छात्रों को चर्चा में सम्मिलित करने का प्रयास करें और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ही चर्चा करें। अध्यापक छात्र से अधिक जानने वाला होना चाहिए। छोटे बालकों को अन्य प्रकार से कार्यों में सहभागी होने के लिए प्रोत्साहित करें ताकि उन्हें क्लास से अलग महसूस न हो। और प्रश्नानुसार समयावधि
मर्यादित रखें, यानी कि ज़्यादा समय व्यर्थ ना हो जाए, इसका ध्यान रखना है। और योग में अभ्यास, साधन तथा इसका महत्व है। अध्यापन के जो साधन है, योग में अध्यापन के जो साधन है वो भी इम्पोर्टेंट है। कई बार पूछ लिया जाता है कि जो विजुअल साधन कौन से हैं, या दोनों जो साधन है वो कौन से हैं या कौन से नहीं है, इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है। देख लेते हैं हम इसकी मैंने टेबल बना दी है ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। कान से यानी ईयर से जो ग्रामोफोन, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, लाउड स्पीकर, ये सब जो है कान के अंदर आ जाते हैं। आँख, पिक्चर, मूवी, कैमरा, ब्लैक बोर्ड, बुलेटिन, मैप चार्ट, डायग्राम्स, आरेख, जो ये सब विजुअल्स है। और जो दोनों से, जिसमें हम सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, दोनों, ध्वनि, चलचित्र, दूरदर्शन, वीडियो सीडी, एलसीडी एक्सेट्रा, गतिविधि, शैक्षणिक, टूर एंड ट्रेवल और अन्य तरीके जिसमें समाचार पत्र, किताबें, यौगिक ड्रामा, ये सारे पॉइंट्स इसमें कवर किए गए हैं। और भी हो सकते हैं, लेकिन आपको अपना मतलब माइंड लगा कर के आप से देख सकते हैं कि ये सिर्फ विजुअल है या ऑडियो है या दोनों है। तो नेक्स्ट पॉइंट जो ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है, इसमें भी क्वेश्चन बनता है। अच्छा चित्र हजारों शब्दों के सदृश कहते हैं, देखने में विश्वास करना है। यानी इट इज़ नॉन फैक्ट दैट गुड पिक्चर इज वर्थ 1,000 वर्ड्स, दे से सीइंग इज बिलीविंग। और इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है सर्जन रीजन में, और इस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है नेक्स्ट लाइन पर भी। चित्रों को बहुत अधिक समय तक लटका कर रखें, यानी चित्रों को कितने समय तक लटका कर रखना है, ऐसे क्वेश्चन आ गया। दीज पिक्चर्स कैन बी केप्ट हैंगिंग फॉर आवर्स टुगेदर। अध्यापन साधनों के लाभ, इनसे क्या लाभ होता है? ज्ञान मिलता है लंबे समय तक, विषय अधिक स्पष्ट होता है, छात्रों को अभिप्रेरित करने में सहायक, पाठ को शीघ्रता तथा प्रभावपूर्ण ढंग से सीख पाना। और अध्यापन में प्रयोग में आने वाले साधन जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने शॉर्ट में लिया है। यौगिक मॉडल है, योग की तस्वीरें, मैग्नेटिक बोर्ड, ओवरहेड प्रोजेक्टर एक्सेट्रा। अध्यापन साधन अभिप्रेरक है, परंतु वे अध्यापकों का स्थान नहीं ले सकते। ये क्वेश्चन भी आया हुआ एग्जाम में। द टीचिंग एड्स आर द मोटिवेटर बट दे कैन नॉट रिप्लेस टीचर्स। टीचर को रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, ऐसा कहा गया। विजुअल डेमोन्स्ट्रेशन इज one of the most effective aids to enhance the learning of a motor activity. Next topic, योग प्रशिक्षण में प्रश्न पूछने की कला और विज्ञान, आर्ट एंड साइंस ऑफ क्वेश्चनिंग इन योग। आर्ट है एज वेल एज साइंस, विज्ञान, जो किसने बताया? एस के गांगुली एवं मूर्ति 1976 में। टीचिंग इज अ साइंस बिकॉज इट फॉलोज सर्टेन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, यानी क्योंकि ये कुछ वैज्ञानिक सिद्धांतों पर चलता है। यह एक ज्ञान की एक व्यवस्थित शाखा है जो शरीर विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और शिक्षा शास्त्र के सिद्धांतों का पालन करती है। However, the principle of teaching cannot be reduced into formulas as done in mathematical sciences. जैसे गणित के अंदर 2 2 4 जैसे किया जाता है, और 4 - 2 = 2, वैसे मैथमेटिकल की तरह नहीं होता है इसके अंदर। टीचिंग इज एन आर्ट, क्योंकि ये कौशलपूर्ण काम है, स्किलफुल जॉब है ये। और प्रश्न उत्तर पद्धति के माध्यम से सीखना, लर्निंग जो भी होती है वो प्रश्न उत्तर के माध्यम से सीखा जाता है। जहाँ की जो एंशियंट टाइम से ही ये बात कही गई है कि जो ऋषि मुनि थे वो क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से ही सिखाते थे, जो कि इवन भगवत गीता में भी मेंशन किया गया है कि जो रेफरेंस है वहाँ पर 4.34 भगवत गीता का, यानी 4थे अध्याय का 34वां श्लोक के अंदर बताया गया है परिप्रश्न सेवया, जो कि हम पहले वीडियो के अंदर ये मैंने मेंशन किया था।
और तो इस तरीके से कह सकते हैं कि जो गुरु यूज टू क्लैरिफाई द डाउट्स ऑफ शिष्य, गुरु जो है सारे डाउट्स शिष्य के क्लियर करता था आउट ऑफ वेरियस मेथड, अलग अलग तरीकों से अध्ययन कराते समय। और दिस क्वेश्चन आंसर मेथड ऑफ टीचिंग इज़ द ओल्डेस्ट वन, ये बहुत पुराना मेथड है, वेरी मच इफ़ेक्टिव एंड पॉपुलर इवन टुडे, आज भी यह इम्पॉर्टेंट है। तो प्रश्न पूछने के कुछ जो हेतु है, एम होता है बच्चों की क्षमता का पता करना, टू नो पास्ट एंड प्रेजेंट स्टेटस ऑफ स्टूडेंट। और इसके जो कुछ पॉइंट्स हैं वो हम देख लेते हैं। प्रश्न पूछने का जो हेतु है, विद्यार्थी का विषय की तरफ ध्यान खींचने में मदद मिलता है। अदरवाइज स्टूडेंट केयरलेस रहता है क्लास में, तो उसका ध्यान हम पढ़ाई की ओर खींच सकते हैं। इससे इंटरेस्ट बढ़ता है, रुचि बढ़ाता है। शिक्षक बच्चे की क्षमता समझ पाता है, बच्चे की समझ का पता चलता है। पूर्व ज्ञान में नया ज्ञान मिश्रित कराने हेतु पूछे जाते हैं क्वेश्चन। बच्चों को सोचने की आदत डालता है, यदि हम क्वेश्चन पूछेंगे तो वो अपना माइंड लगाएंगे। बच्चों की मुश्किल समझने के लिए है। प्रश्न अच्छा होना प्रशिक्षण सफलतापूर्वक है। और विद्यार्थियों को शिक्षण की सभी सीढ़ियों पर मदद करने के लिए और मस्तिष्क को सक्षम बनाने में मदद मिलती है, यानी माइंड मेंटली आपको डेवलप करने में बच्चों को हेल्प मिलती है। प्रश्नों के प्रकार, कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वो हम शॉर्ट में देख रहे हैं। अभी तक अंदर से ऐसे कुछ क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन फिर भी हमें इसका ज्ञान होना ज़रूरी है। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन, जैसे हम कोई आसन क्लास शुरू करें तो हम आसन के बारे में कुछ पूछ लें। डेवलपिंग क्वेश्चन, विकासशील प्रश्न बनाना। थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन, जैसे विचार करने वाले कि भाई इस आसन से हमें क्या क्या आपने कहाँ पर खिंचाव महसूस किया। प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन, समस्यागत प्रश्न। क्वेश्चन ऑफ कॉम्प्रिहेंशन, समझ का प्रश्न या बोध कराने वाला प्रश्न। कंपैरिजन, तुलनात्मक प्रश्न, दो चीज़ों को जैसे पूछ लिया जाए कि भाई पर्वतासन और तालासन के अंदर आपने क्या क्या अंतर महसूस किया। और पुनर्पूंजीकरण प्रश्न, सारांश प्रस्तुत करने वाले प्रश्न, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अच्छे प्रश्नों के आधारभूत गुण, अच्छे प्रश्नों के क्या गुण होते हैं, जैसे प्रश्न छोटा हो, सारगर्भित हो, पूर्ण हो, सीधे सीधे विषय से संबंधित हो। प्रश्न पूछना कला और विज्ञान है। तो प्रश्न पूछते समय क्या क्या चीज़ों का पता होना चाहिए, क्या गुण होते हैं। विद्यार्थी की आयु और लिंग के हिसाब से प्रश्न पूछना। कठिन प्रश्न बड़े को, यानी कि जो समझदार, जो ऑलरेडी मैच्योर स्टूडेंट है उनको। और सरल प्रश्न जो कमज़ोर है, यहाँ बिगनर को। भाषा सरल होनी चाहिए। प्रश्न बच्चों को बढ़ावा देने वाले हों, यानी उनको मोटिवेट करने वाले हों। सभी प्रश्न सभी से करें, कुछ पर्टिकुलर स्टूडेंट्स ने उसे ना करके सभी से करें। प्रश्न विषय के अनुरूप और अर्थपूर्ण हो। विनम्रतापूर्वक पूछें, विद्यार्थी पर हमला न करें, परेशान न करें। जल्दबाजी में न पूछें। और विद्यार्थी को सोचने और विचार विनिमय के लिए समय देना। बार बार प्रश्न न पूछे, वाक्य बदल कर पूछे। हाँ या न प्रश्न, हाँ या न वाले जो है प्रश्न नहीं पूछने चाहिए, क्योंकि वो अस्पष्ट हो सकते हैं। केवल प्रश्न पूछने के लिए प्रश्न न करें। और केवल प्रश्न, अपूर्ण प्रश्न न हो, इस तरीके की सारी बातों का ध्यान रखना है। और किसी भी कीमत पर योग शिक्षक इस प्रश्नोत्तरी पद्धति को न भूलें। तो इस वीडियो में इतना ही, और जो बाकी बचे हुए टॉपिक्स है वो हम अगली वीडियो में लेंगे। और आई होप ये वीडियो आपको, सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हुए होंगे, और इसमें से भी आप नोट्स बना लीजिए। और इस वीडियो को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।